Good morning, students. In the last class, we started the chapter of income under the head salary. सैलरी के चैप्टर की हमने शुरुआत कर दी थी. इस चैप्टर में भी हमें दो ही क्वेश्चंस पढ़ने हैं. क्वेश्चन नंबर 1 कि सैलरी हेड में कौन सी इनकम टैक्स होती है, ये टॉपिक हम फिनिश कर चुके थे. और टॉपिक नंबर 2 कि सैलरी हेड में इनकम कैलकुलेट कैसे होती है. तो इसका प्रोसीजर काफ़ी सिंपल है. जो भी आइटम्स एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से मिलेंगे उनका टैक्सेबल अमाउंट उसे लिखना है. उसके बाद आ जाएगी ग्रॉस सैलरी, उसमें से सेक्शन 16 की डिडक्शंस देनी है. फिर आ जाएगी इनकम अंडर द हेड सैलरी. ग्रॉस सैलरी निकालना हम सीख रहे थे पिछली क्लास में. बेसिक सैलरी का हम ट्रीटमेंट समझ चुके थे कि जो भी बेसिक सैलरी मिलेगी वो डायरेक्टली टैक्सेबल है. कमीशन जो भी मिलेगा वो डायरेक्टली टैक्सेबल है. बोनस जो भी मिलेगा डायरेक्टली टैक्सेबल है. अलाउंसेस पढ़ रहे थे. अलाउंसेस वर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. एक ऐसे अलाउंस जो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को जजेस को मिले, या यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को मिले, या आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विसेज में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इंडिया के बाहर काम करते हैं एम्बेसीज में, उनको मिले कोई अलाउंसेस. तो ये सारे अलाउंसेस हैं फुली एग्जेम्प्ट. जितने भी अमाउंट का अलाउंस मिलेगा पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होगा. सेकेंड कैटेगरी थी पार्टली एग्जेम्प्ट पार्टली टैक्सेबल. इस कैटेगरी में फर्दर दो क्लासिफिकेशन थी, एक ऑफिशियल पर्पस अलाउंस और एक पर्सनल पर्पस अलाउंस. ऑफिशियल पर्पस अलाउंस में टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकलेगा? जो भी अमाउंट रिसीव हुआ है उसमें से डिडक्ट करेंगे अमाउंट स्पेंट, जो भी स्पेंट किया है फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस, जो उस अलाउंस का नाम है. फिर जो अमाउंट बैलेंस आएगा उसे बोलेंगे टैक्सेबल अमाउंट. पर्सनल पर्पस अलाउंस का टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकलेगा? जो भी अमाउंट रिसीव हुआ है उसमें से कुछ लिमिट बता रखी है लॉ ने, उतनी लिमिट तक लेस कर देंगे. बैलेंस अमाउंट जो निकल के आएगा दैट इज माय टैक्सेबल अमाउंट. इनके अलावा कोई भी अलाउंस बचा तो वो होगा पूरी तरह से टैक्सेबल. जितना अमाउंट मिला उतना पूरा टैक्सेबल हो जाएगा. फॉर एग्जांपल डियरनेस अलाउंस. तो पार्टली एग्जेम्प्ट पार्टली टैक्सेबल में अलाउंसेस की लिस्ट देख ली थी हमने. ये थे ऑफिशियल पर्पस अलाउंस, जिसका कोड हमने बनाया था यू चैट डेली. यूनिफॉर्म अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस और डेली अलाउंस. जितना अमाउंट स्पेंड करेगा एम्प्लॉय फॉर ऑफिशियल पर्पस उतना डिडक्ट हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा टैक्सेबल. पर्सनल पर्पस अलाउंस की लिस्ट और उसकी लिमिट भी हमने पढ़ ली थी. चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ₹100 पर मंथ तक एग्जेम्प्ट है फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन. चिल्ड्रन हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस ₹300 पर मंथ तक एग्जेम्प्ट है मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन. ट्रांसपोर्ट अलाउंस सिर्फ हैंडीकैप लोगों के लिए एग्जेम्प्ट है, दैट टू अप टू ₹3200 पर मंथ. आउट स्टेशन अलाउंस सिर्फ ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज के लिए एग्जेम्प्ट है. और अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन क्या है? 70% ऑफ सच अलाउंस और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लोअर. अंडरग्राउंड अलाउंस भी एग्जेम्प्ट है अप टू ₹800 पर मंथ. और ट्राइबल एरिया अलाउंस भी एग्जेम्प्ट है अप टू ₹200 पर मंथ. लास्ट पर्सनल पर्पस अलाउंस अपना हाउस रेंट अलाउंस HRA. इसकी लिमिट थोड़ी सी अलग है. 3 तरह की लिमिट बता रखी है, उनका लोअर तक रहेगा एग्जेम्प्ट. क्या क्या लिमिट है एक बार लिखता हूं और इसी को डिस्कस करते हैं. हाउस रेंट अलाउंस ये एक पर्सनल पर्पस अलाउंस है. तो टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकलेगा? अमाउंट ऑफ HRA, जो भी अलाउंस मिला उसमें से लेस कर देंगे लिमिट स्पेसिफाइड. एक लिमिट तक एग्जेम्प्ट कर रखा है, वहां तक जो अमाउंट निकल के आएगा उसको कर देंगे एग्जेप्ट. और बैलेंस अमाउंट अपना टैक्सेबल अमाउंट निकल के आ जाए. अब लिमिट स्पेसिफाइड HRA के केस में कैसे निकलेगी? उसके लिए 3 लिमिट्स बता रखी हैं. लोअर ऑफ फॉलोइंग A, B और C. पहली लिमिट क्या है? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी. नोट्स में लिखी हुई है, दोबारा लिख के एक बार डिस्कस करते हैं इसको कैसे. बी लिमिट आ रही है 40% ऑफ सैलरी. और सी लिमिट आ रही है कि जो भी HRA मिला है उससे ज्यादा तो एग्जेम्पशन नहीं देंगे. ध्यान से सुनना,
HRA के लिए एग्जेम्पशन क्यों दी जा रही है कि एम्प्लॉय की सैलरी का कुछ हिस्सा तो रेंट में जा रहा है, क्योंकि वो वहां पर उस पर्टिकुलर सिटी में काम कर रहा है, वहां पर उसका घर नहीं है, इस वजह से रेंट में उसकी सैलरी का कुछ हिस्सा जा रहा है। तो इसलिए एम्प्लॉय का बर्डन कम करने के लिए एम्प्लॉयर हाउस रेंट अलाउंस दे रहा है और इनकम टैक्स लॉ बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है बाय वे ऑफ एग्जेम्पशन। अब एग्जेम्पशन के लिए लिमिट क्यों लगा रखी है इस तरह की, एक बार वो डिस्कस करते हैं। पहली लिमिट आ रही है कि रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी, कि आपकी सैलरी का 10% तक हम मानते हैं कि आप रेंट दे सकते हो। अगर इससे भी ज्यादा आपका रेंट जा रहा है तब हम आपकी हेल्प करेंगे। तो अगर फॉर एग्जाम्पल सैलरी है 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए, उसका 10%, 1 लाख तक अगर आप साल में रेंट पे कर रहे हो तो आप ये बर्डन बियर कर सकते हो। अगर 1 लाख रुपए से भी ज्यादा का आपका रेंट जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल 1,50,000 रुपए का रेंट आप पे करते हो, तो सैलरी का 10% तक तो ठीक था, उससे ज्यादा आप रेंट पे कर रहे हो तो फिर आपको बेनिफिट मिलना चाहिए, आपके ऊपर रेंट का बर्डन ज्यादा है। तो इसलिए पहली लिमिट क्या आ रही है कि इतने तक तो आप बियर करते तो हम कुछ ना आपको बेनिफिट देते, 10% ऑफ सैलरी तक। इससे भी ज्यादा अगर रेंट पे किया है तो इससे जितना ज्यादा पे किया है उतने का हम आपको एग्जेम्पशन दे देंगे। तो फॉर्मूला क्या बन गया, रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी। अगर रट्टा लगाओगे इस चैप्टर का तो ये चैप्टर आपको सबसे मुश्किल लगने वाला है। इतनी सारी इसमें लिमिट्स आने वाली हैं, इतनी सारी कैलकुलेशन आने वाली है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए जिन जिन चीज़ों को मैं लॉजिकली समझा रहा हूँ उनके लॉजिक समझने की कोशिश करो, आसान लगेगा चैप्टर। चलिए, तो पहली लिमिट क्या आई अपनी HRA की, जो भी सैलरी है उसका 10%, इससे ज्यादा दोगे तो जितना ज्यादा दिया उतने की एग्जेम्पशन ले लो। बी पॉइंट कह रहा है ये नहीं है कि आप इतना ज्यादा रेंट पे कर दो और सारे के एग्जेम्पशन ले लो, मैक्सिमम एग्जेम्पशन भी 40% ऑफ सैलरी तक ही देंगे। भाई आप 10% से ज्यादा दे रहे हो, मान लिया आपके ऊपर बर्डन है, लेकिन ये कैसा रेंट पे कर रहे हो आप कि आपकी सैलरी का लगभग 40% से ज्यादा रेंट में जा रहा है, ये तो जनरल केस नहीं होता। तो इसलिए हम आपको मैक्सिमम सैलरी का 40% तक ही एग्जेम्पशन देंगे। तो दूसरी लिमिट क्या आ गई, 40% ऑफ सैलरी। उसके बाद थर्ड लिमिट क्या आ रही है कि जितना HRA मिला उससे ज्यादा डिडक्शन थोड़ी ना दे देंगे, कि अमाउंट ऑफ HRA आ रहा है 1 लाख, और अगर आपकी ये दोनों लिमिट्स में लोअर करने के बाद आता है 1,50,000, तो आपको 1,50,000 की डिडक्शन थोड़ी ना मिल जाएगी, आप टैक्सेबल अमाउंट नेगेटिव निकाल दोगे, ऐसा थोड़ी ना होगा। पूरे चैप्टर का एक क्रक्स बता रहा हूं आपको, इस पूरे चैप्टर में कहीं पे भी छोटी से छोटी कैलकुलेशन भी नेगेटिव नहीं आएगी। क्रक्स आपको दे रहा हूं, पूरे चैप्टर में कहीं पे भी कुछ नेगेटिव नहीं कैलकुलेट होगा। फॉर एग्जाम्पल यहां से भी हमें पता चल रहा है कि अगर HRA 1 लाख है और लिमिट स्पेसिफाइड अगर ये ना लिखा होता तो 1.5 लाख आती, तो क्या 50,000 नेगेटिव आ जाता टैक्सेबल अमाउंट? नहीं। हमेशा इस पूरे चैप्टर में कुछ भी कैलकुलेशन करोगे याद रखना कि रिड्यूस करते हुए इतना कभी रिड्यूस नहीं होगा कि आंसर आपका नेगेटिव आ जाए। कुछ भी कैलकुलेशन कर रहे हो इस पूरे चैप्टर में, लिखी हुई ये बात नोट्स में दिखा दूंगा, अभी के लिए मान के चलो इस पूरे चैप्टर में कुछ भी आपको नेगेटिव नहीं निकालना है। इनफैक्ट लॉसेस के चैप्टर में भी याद करो, सैलरी हेड में कोई लॉस नहीं आता है, वहां पर ये बात इसीलिए बोली थी कि इस चैप्टर में कुछ भी नेगेटिव नहीं आता, लॉस कैलकुलेट नहीं होता। 99% केसेस में इस चैप्टर में कोई लॉस कैलकुलेट नहीं होगा। चलिए जी, तो HRA की अपनी लिमिट क्या बन गई, रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी ये निकालो, 40% ऑफ सैलरी निकालो, और जो भी HRA मिला है वो लिख लो। इन तीनों में से जो भी लोअर निकल के आएगा उतने की आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी व्हाइल कैलकुलेटिंग टैक्सेबल अमाउंट। क्वेश्चन करेंगे और प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी यहां पर सैलरी वर्ड यूज हो रहा है, इस पर मैं आपका ध्यान डालना चाहूंगा। क्या लिखा रहा है कि रेंट पेड -10% ऑफ
सैलरी, या बी लिमिट में क्या आ रहा है 40% ऑफ सैलरी। तो सैलरी का क्या मतलब है, यहां पर सैलरी का क्या मतलब लूं, क्या मैं बेसिक सैलरी लूं या इनकम अंडर द हेड सैलरी लूं। सैलरी का मतलब क्या लूं, इनकम अंडर द हेड सैलरी तो मैं ले नहीं सकता, क्योंकि वही तो मैं निकाल रहा हूं, और वो कब निकलेगी, जब HRA का टैक्सेबल अमाउंट मुझे पता होगा। तो इसलिए सैलरी का मतलब इनकम अंडर द हेड सैलरी तो नहीं हो सकता। फिर क्या हो सकता है, इस पूरे चैप्टर में कई जगह सैलरी वर्ड यूज होने वाला है, हर जगह थोड़ा थोड़ा मीनिंग सेम भी हो सकता है, थोड़ा सा अलग भी हो सकता है। तो एक तो यही समस्या आपके सामने आएगी कि सैलरी का मतलब इस पर्टिकुलर प्रोविजन के लिए क्या है। HRA के लिए सैलरी का मतलब लॉ ने बताया बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। कौन से वाला डियरनेस अलाउंस, अगर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहती हैं इंक्लूड करना है तो, प्लस कमीशन। कौन सा कमीशन, ओनली इफ इट इज बेस्ड ऑन टर्नओवर। सेल का इतना परसेंट वाला कमीशन अगर है तो वो ऐड होगा, फिक्स्ड कमीशन ऐड नहीं होगा। बहुत जगह सैलरी वर्ड आने वाला है, हर जगह अलग अलग मतलब हो सकते हैं, लॉजिक इसका कुछ नहीं है, ओवर द पीरियड चीजें ऐड हुई हैं, सब लॉ मेकर्स ने अपने अपने सैलरी के मतलब लिख डाले। HRA में सैलरी का मतलब क्या है, HRA की कैलकुलेशन करते हुए बेसिक पे प्लस DA, अगर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहती है इंक्लूड करना है तो, प्लस कमीशन। कौन से वाला कमीशन, टर्नओवर का सर्टेन परसेंटेज वाला कमीशन, फिक्स्ड कमीशन नहीं। ये तीन चीजें ऐड करोगे तो उसको सैलरी बोला गया है फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन अंडर HRA। यहां पर 40% ऑफ सैलरी आ रहा है, इस सैलरी का मतलब भी यही है। तो देखते हैं चीजें नोट्स में कैसे लिखी हैं। HRA अलाउंस की स्पेसिफाइड लिमिट क्या है, जहां तक HRA एग्जेम्प्ट होता है, लोअर ऑफ A, B और C। A क्या है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, B क्या है 40% ऑफ सैलरी, C क्या है HRA रिसीव। सैलरी का क्या मतलब है, नेक्स्ट पेज पर बता रखा है, पेज नंबर 9 पर आइए। मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल अमाउंट ऑफ HRA। HRA का टैक्सेबल अमाउंट निकालते हुए सैलरी का क्या मतलब है, तो सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी प्लस DA इफ प्रोवाइडेड इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। याद करो सेक्शन 80 CCD NPS टीयर 1 अकाउंट की डिडक्शन में भी जो कैलकुलेशन हो रही थी, वहां पर भी सैलरी का मतलब यही था, बेसिक सैलरी प्लस DA इफ द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो प्रोवाइड प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। अब 40% ऑफ सैलरी पर स्टार मार्क कर रखा है मैंने 40% पर, और स्टार डिफाइन कर रखा है क्या, 40% ऑफ सैलरी का मतलब क्या था कि अगर आप बहुत ज्यादा रेंट पे कर रहे हो तो हम तो आपको मैक्सिमम 40% ऑफ सैलरी तक ही डिडक्शन देंगे। लेकिन कुछ सिटीज में ऐसा हो सकता है कि कॉस्ट ऑफ हाउस या रेंट इतना ज्यादा है कि एम्प्लॉय की 50% ऑफ सैलरी भी उसी में चली जाती है। इसीलिए लॉ ने एक रिलैक्सेशन दी कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे बड़े शहरों में हो सकता है कि आपकी सैलरी का 50% तक भी रेंट में चला जाए। तो ऐसे केस में बी पॉइंट में जो 40% ऑफ सैलरी आ रही है, अगर आप रेंट पे कर रहे हो ऐसे हाउस का जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में सिचुएटेड है, तो ऐसे केस में बी पॉइंट में आपके लिए एग्जेम्पशन हो जाएगी 50% ऑफ सैलरी इंस्टेड ऑफ 40% ऑफ सैलरी। तो यही बात यहां लिखी है मैंने,
स्टार मार्क करके, इफ हाउस इज सिचुएटेड इन दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई या मद्रास, चेन्नई का ही पुराना नाम मद्रास था, देन इंस्टेड ऑफ 40% टेक 50% ऑफ सैलरी। उस केस में हमें बी पॉइंट में 50% ऑफ सैलरी लेकर चलना होगा। अब देखो, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 पर मंथ पर चाइल्ड तक एग्जेम्प्ट है। चिल्ड्रन हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस 300 पर मंथ पर चाइल्ड तक एग्जेम्प्ट है। टैक्सेबल अमाउंट निकालते हुए फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एम्प्लॉयर दे रहा है 200 पर मंथ, और चिल्ड्रन हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस भी दे रहा है 200 पर मंथ। एम्प्लॉय का मान के चलो एक ही चाइल्ड है, एक ही बच्चा है, तो आप टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकालोगे? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 पर मंथ तक एग्जेम्प्ट है, तो 100 पर मंथ लेस कर दोगे और 100 पर मंथ टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। चिल्ड्रन हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस 300 पर मंथ तक एग्जेम्प्ट है, तो 200 मिला तो मैक्सिमम 200 पर मंथ लिखूंगा, नेगेटिव तो कुछ भी नहीं निकालूंगा, तो टैक्सेबल अमाउंट 100 पर मंथ आ जाएगा। कुछ बच्चे क्या गड़बड़ करेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात। क्या करेंगे? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है 200, चिल्ड्रन हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस मिल रहा है 200, टोटल कितना हो गया? 400। फिर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एग्जेम्प्ट होता है अप टू 100 पर मंथ, और चिल्ड्रन हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस एग्जेम्प्ट होता है अप टू 300 पर मंथ, तो टोटल एग्जेम्पशन आ गई 400 और टैक्सेबल अमाउंट निकाल देंगे 0। जबकि ऐसे कैलकुलेशन करने पर टैक्सेबल अमाउंट कितना आ रहा है? 200 पर मंथ। तो आप ये व्यू फॉलो नहीं करोगे, हर अलाउंस के लिए एग्जेम्पशन अलग बताई है लॉ ने, तो हर अलाउंस की कैलकुलेशन अलग अलग होगी। ये मत करना कि सारे अलाउंस की स्पेसिफाइड लिमिट ऐड कर दी, सारे अलाउंस का अमाउंट ऐड कर दिया, उसमें से ये इकट्ठी लेस कर दी, ये काम मत करना, आंसर गलत आ जाएगा। तो हर एक के लिए स्पेसिफाइड लिमिट अलग अलग है, तो आपको भी हर अलाउंस के लिए कैलकुलेशन अलग अलग करनी है। इसी तरह से 100 पर मंथ पर चाइल्ड, हर चाइल्ड के लिए अलग अलग लिमिट है, तो इसलिए हर चाइल्ड के लिए भी कैलकुलेशन अलग अलग करना। जितनी छोटी छोटी कैलकुलेशन अलग अलग करोगे उतना आपका आंसर सही आने के चांसेस बढ़ेंगे। नोट्स में लिखी भी है ये बात, पेज नंबर 9 पे आइए। कैलकुलेशन फॉर डिटरमाइनिंग टैक्सेबल अमाउंट फॉर ईच अलाउंस शुड बी मेड सेपरेटली। ये छोटी छोटी बातें बताने के लिए ही आप मुझसे क्लास ले रहे हो, तो नोट्स में मैंने लिखा है, इनको ध्यान देना, तभी एग्जाम में फटाफट आंसर निकलेंगे। चलिए जी, इसी तरह से पॉइंट नंबर 3 भी हम समझ चुके। इन केस ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड चिल्ड्रन हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, कैलकुलेशन शुड बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच चाइल्ड सेपरेटली। अलग अलग सॉल्व करना है। हो सकता है कभी कभार आप इकट्ठा करो तो आंसर सेम आ जाए, पर वो बाय चांस की बात होगी। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू मेक कैलकुलेशन फॉर ईच अलाउंस एंड फॉर ईच चाइल्ड सेपरेटली। चलिए जी, एक चीज और देखो, डेली अलाउंस का क्या मतलब है कि आप ऑफिशियल टूर पे कहीं गए हो, वहां पर आपके खाने पीने रहने का मेंटेनेंस का कुछ खर्चा आ गया, तो उसे बोल दिया गया डेली अलाउंस। आउट स्टेशन अलाउंस का क्या मतलब है कि ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज जब ट्रक लेके बाहर जाते हैं अपने घर से,
तो वहां पर ऑफिशियल ड्यूटीज परफॉर्म करते हुए उनका जो भी खाने पीने रहने का खर्चा आया उसे बोल दिया गया आउट स्टेशन अलाउंस। तो डेली अलाउंस का मतलब क्या है? खाने पीने का रहने का खर्चा ऑफिशियल ड्यूटीज पर। और आउट स्टेशन अलाउंस का मतलब क्या है? खाने पीने रहने का खर्चा ऑफिशियल ड्यूटीज पर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज के लिए। तो अगर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज को कोई एम्प्लॉयर आउट स्टेशन अलाउंस भी दे रहा है और डेली अलाउंस भी दे रहा है, तो क्या दो जगह एग्जेम्पशन मिल जाएगी एम्प्लॉय को? पर्पस तो सेम है डेली अलाउंस का भी, आउट स्टेशन अलाउंस का भी, बस आउट स्टेशन अलाउंस स्पेसिफिकली फॉर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज के लिए होता है और डेली अलाउंस किसी के लिए भी हो सकता है। तो दोनों जगह एग्जेम्पशन देने के लिए अगर कोई एम्प्लॉयर डेली अलाउंस भी दे रहा है और आउट स्टेशन अलाउंस भी दे रहा है, तो ऐसे केस में कैलकुलेशन क्या होगी? क्या दो जगह एग्जेम्पशन मिलेगी? पढ़ते हैं। If both daily allowance and outstation allowance is given to an employee, then exemption shall be allowed only in respect of daily allowance. अगर दोनों अलाउंस मिल रहे हैं तो सिर्फ पहले वाले के लिए हम एग्जेम्पशन देंगे, सिर्फ डेली अलाउंस के लिए। आउट स्टेशन अलाउंस में फिर कोई एग्जेम्पशन डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो कह रहा है एग्जेम्पशन शैल बी अलाउड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ डेली अलाउंस एंड आउट स्टेशन अलाउंस शैल बी फुली टैक्सेबल। उसमें फिर कोई रिलैक्सेशन डिडक्शन एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। फोर्थ पॉइंट क्या बचा है? क्वेश्चंस करने के बाद क्लियर होगा। अब अलाउंसेस पर क्वेश्चन करते हैं। Mr. X is employed in ABC Limited and getting basic pay of rupees 60,000 per month. हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है अलाउंसेस का टैक्सेबल अमाउंट। बाकी चीज़ें अभी आपको आती नहीं, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड आपको अभी कुछ नहीं पता उसके बारे में, तो इसलिए अभी हम सिर्फ अलाउंसेस का टैक्सेबल अमाउंट निकाल कर चलेंगे। टाइमलाइन बनाते हैं। हालांकि डेट का कोई चक्कर है नहीं, बिना टाइमलाइन बनाए भी सॉल्व कर सकते हैं। डेटा लिख लेते हैं। एम्प्लॉय को क्या क्या मिल रहा है? मिस्टर एक्स इज गेटिंग बेसिक सैलरी 60,000 पर मंथ, एक तो बेसिक सैलरी मिल रही है, एंड डियरनेस अलाउंस रुपीज 10,000 पर मंथ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, यानी ये इंक्लूडेबल है। टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में बोल रखा है कि आप इसको इंक्लूड कर लेना अपनी एचआरए वगैरह टाइप की कैलकुलेशन के लिए भी। तो जब कैलकुलेशन होगी तब हम इसे इंक्लूड कर लेंगे। और डियरनेस अलाउंस खुद में भी पूरी तरह से टैक्सेबल है। क्यों? थर्ड कैटेगरी का अलाउंस है, रेस्ट केसेस वाला, तो 100% टैक्सेबल है, 10,000 पर मंथ। इसमें से 100% क्या लिख रखा है? फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। एम्प्लॉयर हैज पेड बोनस भी दिया है, तो बोनस भी लिख दिया। डेटा लिख रहा हूं, अभी तो सॉल्व करेंगे। कमीशन वॉज अलाउड एट द रेट 2% ऑफ सेल्स टर्नओवर ऑफ रुपीज 50 लैक्स। कमीशन भी दिया है। कौन सा है ये कमीशन? बेस्ड ऑन टर्नओवर वाला है। तो कमीशन कोई भी हो टैक्सेबल होता है। एचआरए की कैलकुलेशन में कौन सा कमीशन आएगा? बेस्ड ऑन टर्नओवर वाला। इसी तरह से डीए कैसा भी हो टैक्सेबल होता है। एचआरए की सैलरी में कौन सा डीए आएगा? अगर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहती है इंक्लूड करना है तो। चलिए जी, उसके बाद का हिस्सा छोड़ दो, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा। सॉल्व करते हैं। ग्रॉस सैलरी निकालते हैं सिर्फ। फॉर्मेट याद करो। सबसे पहले बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी जितनी भी मिलती है वो टैक्सेबल होती है। कितनी है बेसिक सैलरी? 60,000 पर मंथ।
क्या हम हर महीने के लिए अलग कैलकुलेशन कर रहे हैं? अरे इनकम अंडर दैट सैलरी तो पूरे साल की निकलेगी, सारी टोटल इनकम, सारे हेड्स, टोटल इनकम पूरे साल की तो निकलती है। तो बेसिक सैलरी 60,000 पर मंथ है, तो 60,000 पर मंथ इंटू 12, ये बेसिक सैलरी आ जाएगी। डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस टैक्सेबल होता है, थर्ड कैटेगरी का अलाउंस है, फुली टैक्सेबल। तो डियरनेस अलाउंस 10,000 पर मंथ इंटू 12। बोनस मिल रहा है 20,000 पर मंथ, तो बोनस भी पूरी तरह से टैक्सेबल होता है। इनकम है एम्प्लॉय की 20,000 पर मंथ इंटू 12। कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर भी बता रखा है, तो कमीशन भी टैक्सेबल होता है। कितना कमीशन है? 2% ऑफ सेल्स टर्नओवर ऑफ 50 लैक्स, 50 लैक्स का 2%, ये पूरे साल का कमीशन हो गया। उसके बाद और कुछ आ रहा है? बस, इसमें तो HRA भी नहीं है, तो ये अपना टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। बेसिक सैलरी आ जाएगी 7,20,000, डियरनेस अलाउंस 1,20,000, बोनस 2,40,000, 50 लाख का 2%, 1,00,000 रुपए कमीशन आ जाएगा। तो इस तरह से निकलेगा मेरा टैक्सेबल अमाउंट, और इन सबको ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? ग्रॉस सैलरी। उसमें से फिर डिडक्शंस लूंगा सेक्शन 16 की, जो इस क्वेश्चन में है नहीं, फिर आ जाएगी इनकम अंडर द हेड सैलरी। अच्छा ये चीज देखो, बोनस जो है पर मंथ नहीं है, पूरे साल का 20,000 है, यहां पर मंथ गलती से लिख दिया। एम्प्लॉयर हैज पेड बोनस 20,000 ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल का बोनस है, तो यहां पर इंटू 12 नहीं होगा, ये डायरेक्टली क्या आ जाएगा? 20,000। इन छोटी छोटी चीज़ों का भी एग्जाम में ध्यान रखना है, क्या चीज़ पर मंथ दे रखी है, क्या पूरे साल की दे रखी है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को अभी हम इतना ही सॉल्व कर सकते हैं। प्रोविडेंट फंड के बारे में भी आप नहीं जानते, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड इन ABC लिमिटेड एंड द एम्प्लॉयर हैज पेड हिम चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ऑफ ₹175 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 3 चिल्ड्रन। टैक्सेबल अमाउंट हमें निकालना है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कौन सी कैटेगरी का अलाउंस है? पार्टली टैक्सेबल, पार्टली एग्जेम्प्ट कैटेगरी, और उसमें भी पर्सनल पर्पस अलाउंस। तो ऐसे केस में टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकलता है? जो भी अलाउंस मिला उसमें से हम लेस कर देंगे लिमिट स्पेसिफाइड। तो कितना अलाउंस मिला है? 175 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 3 चिल्ड्रन, इतना मिला है। तो हमें क्या करना है? हर चाइल्ड के लिए कैलकुलेशन अलग परफॉर्म करनी है, तीनों चाइल्ड का इकट्ठा मत निकाल देना। तो चाइल्ड 1 की अलग, चाइल्ड 2 के लिए अलग, चाइल्ड 3 के लिए अलग। और कितनों के लिए मैक्सिमम एग्जाम्पशन अलाउड होती है? मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन, तो इसको तो कोई एग्जाम्पशन मिलेगी ही नहीं। अलाउंस कितना मिला है? 175 पर मंथ, 175 पर मंथ, 175 पर मंथ। एग्जाम्पशन इसे नहीं मिलेगी, टैक्सेबल तो होगा। कितनी लिमिट स्पेसिफाइड? अप टू 100 पर मंथ, 100 पर मंथ, 100 पर मंथ। तो टैक्सेबल अमाउंट कितना आ जाएगा? 75 पर मंथ, 75 पर मंथ, और इसको तो कोई एग्जाम्पशन मिलेगी नहीं, तो 175
पर मंथ। कितना आ जाएगा पूरे साल का टैक्सेबल अमाउंट? 75 प्लस 75 प्लस 175 इंटू 12, 3,900 रुपीज। ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। अच्छा, 3 चाइल्ड है, क्या मैं ऐसे कर सकता हूं कि चाइल्ड 1 के लिए एग्जेम्पशन ना ली, चाइल्ड 3 के लिए ले ली? इसमें लॉ कुछ नहीं कहता, आप अपनी मर्जी से भी जिसमें आपको ज़्यादा फायदा दिख रहा है एग्जामेशन लेने में उसमें आप ले सकते हो, लेकिन मिलेगी मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए। आगे चलते हैं। कंप्यूट टैक्सेबल अमाउंट ऑफ HRA हाउस रेंट अलाउंस इन द फॉलोइंग केसेस। मिस्टर ए और मिस्टर बी के डिफरेंट केसेस हैं, हमें निकालना है टैक्सेबल अमाउंट। सॉल्व करते हैं। HRA का टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकलता है? सर, सेकंड कैटेगरी का अलाउंस है, पार्टली एग्जेम्प्ट पार्टली टैक्सेबल, और उसमें भी पर्सनल पर्पस का अलाउंस है, तो जो भी अमाउंट मिला HRA का उसमें से हम लेस कर देंगे लिमिट स्पेसिफाइड। अब लिमिट स्पेसिफाइड क्या है? लोअर ऑफ ए रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, बी 40% ऑफ सैलरी अगर दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई के अलावा घर है कहीं, और 50% ऑफ सैलरी अगर दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई में घर है। तो प्लेस ऑफ रेजिडेंस दिल्ली बताया, तो इसलिए मैं 50% ऑफ सैलरी लेकर चलूंगा। और थर्ड लिमिट क्या है अपनी? जो भी अमाउंट HRA का मिला, हालांकि लिमिट ना भी लिखे तो भी हमें पता है हम नेगेटिव कुछ भी नहीं निकालें। HRA का अमाउंट कितना है? 5,000 पर मंथ। सर, हमें पर मंथ सॉल्व करना है, फिर उसे 12 से मल्टीप्लाई करें, या यहीं पर पूरे साल का HRA लिख दें? देखो, अगर साल के दौरान HRA नहीं बदल रहा, कोई भी डिटेल नहीं बदल रही, पूरे साल वही रहती है, तो आप 12 महीने के लिए इकट्ठी कैलकुलेशन कर सकते हो। पूरे चैप्टर के लिए बता रहा हूं। अगर पूरे साल डेटा सेम है तो पर मंथ इंटू 12 करके सीधा कैलकुलेशन कर देना, और अगर साल के दौरान कुछ भी डेटा में बदलाव आ रहा है तो जितने पीरियड के लिए डेटा सेम है उतने पीरियड के लिए आप इकट्ठी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो साल के दौरान कोई भी डेटा में बदलाव नहीं है, पूरे साल डेटा सेम है, तो मैं इकट्ठी कैलकुलेशन कर सकता हूं। इस तरह की कुछ टिप्स आपको बताऊं तो अपने नोट्स में लिख लेना। तो अमाउंट कितना मिला है HRA का? 5,000 पर मंथ, पूरे साल सेम है, तो मैं लिख सकता हूं 5,000 इंटू 12, 60,000, क्योंकि कैलकुलेशन तो मुझे पूरे साल का ही करना है। हर महीने का करके टोटल ऐड करूं 12 बार, या इकट्ठी एक ही कैलकुलेशन पूरे साल की कर दूं? तो आपको देखना पड़ेगा केस टू केस बेसिस पर। अगर कोई डाटा चेंज नहीं हो रहा तो उतने पीरियड की इकट्ठी कर सकते हो। HRA कितना है? 60,000 मिला है। अब इसमें से मुझे ये लिमिट्स कैलकुलेट करनी है, तो इनके लिए वर्किंग नोट बनाते हैं। सबसे पहले क्या आ रहा है? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पे कितना किया है? 1,500 पर मंथ, तो 1,500 इंटू 12, ये हो गया मेरा रेंट पेड, माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी का यहां पर क्या मतलब है? बेसिक पे प्लस DA इफ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो प्रोवाइड, प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। हालांकि यहां पर सिर्फ बेसिक पे ही दे रखी है, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं 20,000 कितनी है पर मंथ। तो पूरे साल की सैलरी हो गई 2,40,000। तो रेंट पेड है 1,500 इंटू 12, 18,000,
-10% ऑफ सैलरी, सैलरी कितनी है 2,40,000, उसका 10% 24,000। 18,000 में से 24,000 करूंगा, नेगेटिव आ रहा है, क्या मैं नेगेटिव ले सकता हूं? जीरो, नेगेटिव कुछ निकालना ही नहीं इस चैप्टर में, तो ए लिमिट आ गई अपनी जीरो। हालांकि ए ही जीरो आ गया है तो सिंपल सी बात है, टैक्सेबल अमाउंट पूरा आ जाएगा, जो भी अमाउंट मिला है उतना, क्योंकि लोअर लेना हमें, तो फिर भी सॉल्व कर लेते हैं आगे। ए आ गया अपना जीरो, बी क्या है 50% ऑफ सैलरी, सैलरी कितनी आई 2,40,000, उसका 50%, वो कितना आ गया 1,20,000। तो हमें तो लोअर लेना है, तो लोअर तो जीरो ही आएगा। और थर्ड क्या है अमाउंट रिसीव्ड, वो कितना है 60,000, तो लोअर आ गया जीरो और टैक्सेबल अमाउंट हो गया 60,000। आंसर चेक कर लेते हैं, एग्जेम्प्ट नील, टैक्सेबल अमाउंट 60,000। चलिए अब करते हैं पार्ट बी सॉल्व, इसी में सॉल्व कर लेते हैं। टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकलता है एचआरए का, अमाउंट रिसीव्ड माइनस लोअर ऑफ दीज लिमिट्स। कितना अमाउंट मिला इसे भी, इसे मिला 5,000 पर मंथ, तो इसके लिए भी क्या आ जाएगा 60,000। लेस करेंगे रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, इसका रेंट पेड कितना है 12,000 पर मंथ, तो रेंट पेड मैंने क्या लिख दिया 12,000 पर मंथ, तो ये कितना आ जाएगा 1,44,000। उसमें से 24,000 लेस कर दिया, क्या आ गया 1,20,000। सैलरी का मतलब क्या है, इसके लिए भी सिर्फ बेसिक पे दिया है, वही 2,40,000 आ जाएगी सैलरी, तो 24,000 ठीक है। 50% ऑफ सैलरी क्या आ जाएगा 1,20,000, और सी लिमिट क्या है जितना एचआरए मिला वो है 60,000, तो इसके लिए पहली लिमिट आ गई 1,20,000, दूसरी लिमिट 1,20,000, तीसरी लिमिट 60,000, तो लीस्ट ऑफ ए बी सी मैं डिडक्ट कर दूंगा, तो टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा जीरो। आंसर चेक कर लेते हैं, टैक्सेबल अमाउंट जीरो। आगे चलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, आपकी एचआरए की बढ़िया प्रैक्टिस कराएगा, ध्यान से करना ये क्वेश्चन, और क्लास होने के बाद एक बार खुद से भी करना इस क्वेश्चन को आज ही। चलिए ये क्वेश्चन आज ही खुद कर लोगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। टाइमलाइन के बिना ये क्वेश्चन नहीं होने वाला, बहुत सारी डेट्स आ रही है, जब भी डेट्स दिखे हमें टाइमलाइन बनानी है पूरे इनकम टैक्स और जीएसटी में। एसी थोड़ा ज़्यादा ठंडा हो गया तो एक बार इसे कर लेते हैं बंद। चलिए, मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड इन एबीसी लिमिटेड and getting basic pay of rupees 20,000 per month, but it was increased to rupees 30,000 per month with effect from 1st September 2020। निकालना है क्या हमें, इसमें हम निकालेंगे पूरा इनकम अंडर द हेड सैलरी निकालेंगे इसमें। तो जैसे ही मुझे डेटा दिख रहा है मैं डेटा टाइमलाइन पर लिखना शुरू करूंगा। It was increased to rupees 30,000 per month with effect from 1st September 2020। तो ये है अपना प्रीवियस ईयर 2021। 1 सितंबर 2020 से, तो ये हो गया अप्रैल और ये हो गया ईयर एंडिंग मार्च। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त,
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। अब डेटा को पुट करते हैं। 1 सितंबर 2020 से बेसिक सैलरी में बदलाव आया है, तो डेटा पुट करना ही अपने आप में एक कला है। डेटा जितना अच्छी तरह से पुट करोगे, जितना समझोगे, उतना ही जल्दी उसके बाद क्वेश्चन होगा। तो बेसिक पे 1 सितंबर 2020 से इस पीरियड की बेसिक सैलरी है 30,000 पर मंथ। कह रहा है 1 सितंबर 2020 से बढ़ी है ये, तो उससे पहले कितनी है? 20,000 पर मंथ। आगे चलते हैं। द एम्प्लॉयर वॉज पेइंग हिम हाउस रेंट अलाउंस ऑफ 6,000 पर मंथ, बट इट वॉज डिक्रीज्ड टू 3,000 पर मंथ विद इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर 2020। तो HRA कितना मिल रहा है? 1 नवंबर 2020 ऑनवर्ड्स HRA मिल रहा है ₹3,000 पर मंथ। इससे पहले HRA मिलता है 6,000 पर मंथ। द एम्प्लॉय वॉज पेइंग रेंट ऑफ ₹4,000 पर मंथ। फिर बता रहा रेंट कितना पे किया। 4,000 रुपए एम्प्लॉय पर मंथ रेंट दे रहा है, लेकिन इट वॉज इंक्रीज टू 7,000 पर मंथ विद इफेक्ट फ्रॉम 1 दिसंबर 2020। यहां से रेंट हो जाता है 7,000 पर मंथ, और उससे पहले रेंट कितना है? 4,000 पर मंथ। द एम्प्लॉय वॉज पोस्टेड एट अमृतसर, पहले अमृतसर था, बट वॉज ट्रांसफर टू कैलकाटा विद इफेक्ट फ्रॉम 1 फरवरी 2021। इसका क्या रेलिवेंस आने वाला है? जब तक अमृतसर रहा होगा तब तक टैक्सेबल अमाउंट की कैलकुलेशन में 40% ऑफ सैलरी लेके चलना है। कलकत्ता आने के बाद लिमिट क्या हो जाएगी? 50% ऑफ सैलरी। तो प्लेस भी लिख लेता हूं। अच्छा क्वेश्चन है ये काफी। प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या बता रहा है? 1 फरवरी 2021 से कलकत्ता हो गया, तो यहां से हो गया कलकत्ता। उससे पहले क्या है? अमृतसर। हमारे लिए क्या रेलिवेंस है? जब तक अमृतसर है 40% ऑफ सैलरी लेना है, कलकत्ता जाते ही 50% ऑफ सैलरी लेना है। ये डिफरेंस है हमारे लिए। तो द एम्प्लॉय हैज रिजाइंड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मार्च 2021, और 1 मार्च 2021 में तो उसने रेजिग्नेशन ही ले लिया, यानी 1 मार्च 2021 से ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। रिजाइंड, तो जब रिजाइंड हो गया तो 1 मार्च के बाद तो कुछ मिलेगा ही नहीं, ना HRA मिलेगा, ना रेंट पेड की डिडक्शन मिलेगी। तो 1 मार्च तक की ही हमें सॉल्यूशन करना है। कंप्यूट हिज इनकम अंडर द हेड सैलरी, इनकम अंडर द हेड सैलरी हमें निकालनी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे?
ग्रॉस सैलरी, वो कैसे निकलती है? जो भी आइटम्स मिलते जा रहे हैं उनका टैक्सेबल अमाउंट निकाल लो। तो क्या क्या मिल रहा है एम्प्लॉय को? बेसिक सैलरी मिल रही है और एचआरए मिल रहा है, दो ही चीजें मेरे ख्याल से। हाँ जी, तो सबसे पहले मैंने लिख दी बेसिक सैलरी, वो कितनी है? 20,000 पर मंथ अगस्त तक और 30,000 पर मंथ सितंबर से लेकर फरवरी तक। तो लिखो बेसिक सैलरी 20,000 पर मंथ, कितने महीनों के लिए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीनों के लिए। और उसके बाद 30,000 पर मंथ कितने महीनों के लिए? सितंबर से लेकर फरवरी तक। यहाँ पर 5 लिखना था, 8 लिख दिया। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 महीने। तो बेसिक सैलरी कितनी आ जाएगी? 20,000 इंटू 5 प्लस 30,000 इंटू 6। इनकम अंडर दैट सैलरी हम निकाल रहे हैं। तो बेसिक सैलरी का टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा जितना भी हमें मिलता है, 2,80,000। उसके बाद एचआरए भी मिला है, हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस सेकंड कैटेगरी का अलाउंस है, पार्टली एग्जेम्प्ट पार्टली टैक्सेबल। पर्सनल पर्पस वाला अलाउंस है, तो उसमें टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकलता है? जो भी अमाउंट मिला उसमें से लोअर ऑफ एबीसी लेस कर दिया, टैक्सेबल अमाउंट आ गया। अब यहां पर क्या समस्या आने वाली है कि क्या मैं पूरे साल की कैलकुलेशन इकट्ठी करूं या कैसे करूं? तो उसके लिए आपको क्या प्रिंसिपल बताया मैंने, जितने टाइम पीरियड में डेटा सेम रहता है उतने पीरियड के लिए आप इकट्ठी कैलकुलेशन कर सकते हो। या तो हर महीने के लिए अलग अलग कर लो तो प्रॉब्लम ही सॉल्व होगी, लेकिन उसमें आपका काम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्वेश्चन बहुत देर में सॉल्व होगा। तो हम क्या करेंगे, जितने भी पीरियड का डेटा सेम होगा उतने पीरियड के लिए इकट्ठी कैलकुलेशन करेंगे। अब हमें यह पता लगाना है कितने पीरियड में डेटा चेंज नहीं हुआ। तो आ जाओ, पहली कैलकुलेशन हम करेंगे 1 अप्रैल से लेकर 31 अगस्त तक। ये हमारी रहेगी कैलकुलेशन नंबर 1, क्योंकि इस पीरियड के बाद बेसिक सैलरी में चेंज आने वाला है। तो बेसिक सैलरी में चेंज आ जाएगा तो एचआरए के एग्जेम्पशन के अमाउंट में चेंज आ जाएगा। तो इसलिए पहली कैलकुलेशन हम करेंगे इतने पीरियड की, क्योंकि उसके बाद चेंज आ रहा है। फिर दूसरी कैलकुलेशन हम करेंगे इस पीरियड की, क्योंकि इसके बाद एचआरए के अमाउंट में चेंज आ रहा है। तो ये होगी हमारी कैलकुलेशन नंबर 2। उसके बाद हमारा 1 दिसंबर से रेंट पेड के अमाउंट में चेंज आ रहा है, तो इतने पीरियड की हम करेंगे कैलकुलेशन नंबर 3। फिर 1 फरवरी से हमारा प्लेस ऑफ रेजिडेंस चेंज हो रहा है, तो इतने पीरियड की कैलकुलेशन करेंगे हम कैलकुलेशन नंबर 4। और लास्ट में आ जाएगी हमारी कैलकुलेशन नंबर 5। इस तरह से हमें 5 अलग अलग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी एचआरए की कैलकुलेशन के लिए। बेसिक सैलरी में हमने 2 अलग अलग कैलकुलेशन की थी, क्योंकि बेसिक सैलरी में सिर्फ इसके बाद एक बदलाव आया था, तो हमने 2 अलग अलग कैलकुलेशन की। अगर बेसिक सैलरी पूरे साल नहीं बदलती तो बेसिक सैलरी की हम एक ही कैलकुलेशन करते। चलिए अब एचआरए के लिए सॉल्व करते हैं। लिख लेते हैं अपनी कैलकुलेशन के पीरियड, अप्रैल से लेकर कितना, अगस्त तक, ये एक कैलकुलेशन होगी। सितंबर से लेकर अक्टूबर तक दूसरी कैलकुलेशन होगी। फिर नवंबर के महीने के लिए तीसरी कैलकुलेशन होगी।
फिर दिसंबर से लेकर फरवरी तक, दिसंबर से लेकर जनवरी तक एक और कैलकुलेशन होगी, और फिर फरवरी के महीने के लिए एक और कैलकुलेशन होगी। मार्च में तो ये रिजाइन दे गया, तो ये हमें अलग अलग कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी। तो अब निकालते हैं HRA का टैक्सेबल अमाउंट। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, HRA रिसीव्ड, फिर उसमें से क्या रिड्यूस करते हैं, A, B और C का लोअर। A क्या है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। B क्या है, 40 या 50% ऑफ सैलरी। और C क्या है, जो भी हमारा HRA का अमाउंट है वो। एग्जाम में आप भी स्केल ले जाएंगे तो बढ़िया रहेगा। बेटर द प्रेजेंटेशन बेटर विल बी द मार्क्स। आप खुद सोचो, अगर आप किसी का पेपर चेक कर रहे हो और उसमें सब अच्छा दिख रहा है, साफ सुथरा, तो आप खुद भी ज़्यादा मार्क्स देने चाहोगे। चलिए अब सॉल्व करते हैं अप्रैल से अगस्त के लिए। HRA कितना मिला इस पीरियड में, HRA मिला है जी 6,000 पर मंथ अप्रैल से अगस्त तक। तो मैंने लिख दिया, कितने महीने हो गए, पहले मंथ्स भी लिख लेते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने, सितंबर अक्टूबर 2 महीने, नवंबर 1 महीना, दिसंबर जनवरी 2 महीने और फरवरी 1 महीना। तो कितना HRA मिला है अप्रैल से अगस्त के बीच, 6,000 पर मंथ। तो 6,000 इंटू 5, 30,000 आ गया HRA रिसीव। फिर इसमें से क्या ABC निकालते हैं, लोअर रिड्यूस करेंगे। A क्या है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। कितना रेंट पे किया, 4,000 पर मंथ। तो 4,000 इंटू 5 कितना आ गया, 20,000। इसमें से रिड्यूस करेंगे 10% ऑफ सैलरी। सैलरी कितनी है, सैलरी में हमें क्या लेना होता है, बेसिक पे प्लस DA इफ द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो प्रोवाइड प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। तो यहाँ पर तो सिर्फ बेसिक सैलरी दे रखी है, तो हमें इतने पीरियड की बेसिक सैलरी ही सैलरी माननी है। तो 5 महीने की बेसिक सैलरी क्या हो जाएगी, 1,00,000 रुपए। तो 10% ऑफ 1,00,000 वो आ जाएगा 10,000। तो A क्या आ गया अपना, 10,000। B क्या है, 40% ऑफ सैलरी। अगर दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई के अलावा है तो अमृतसर में रह रहा है अभी तो इस पीरियड में, तो 40% ऑफ सैलरी लेके चलूंगा मैं। सैलरी है 1,00,000, उसका 40%, तो ये कितना आ गया, 40,000। C क्या है, अमाउंट ऑफ HRA, वो है 30,000। लोअर की डिडक्शन मिल जाएगी, तो लोअर क्या आ रहा है, 10,000। तो इस पीरियड में मुझे 10,000 रुपये की डिडक्शन मिल जाएगी। टैक्सेबल अमाउंट कितना आ जाएगा, 30,000 माइनस 10,000, 20,000। इसी तरह से मुझे बाकी पीरियड सॉल्व करने हैं। सितंबर से अक्टूबर के महीने में HRA कितना मिल रहा है, सितंबर से अक्टूबर में HRA मिल रहा है 6,000 पर मंथ। तो 6,000 इंटू 2, 12,000। रेंट कितना पे किया जा रहा है इस महीने में, सितंबर से अक्टूबर में रेंट दिया जा रहा है 4,000 पर मंथ। तो 4,000 इंटू 2, 8,000। उसमें से रिड्यूस करना है 10% ऑफ सैलरी।
इस पीरियड की सैलरी कितनी आएगी, सिर्फ बेसिक पे लेनी है, तो 2 महीनों की बेसिक पे, तो सैलरी आ गई आपकी 20,000 इंटू 2। इस पीरियड में कितनी सैलरी है, 30,000, तो 30,000 इंटू 2 60,000 आ जाएगी। इतने पीरियड की सैलरी, उसका 10% 6,000। तो टैक्सेबल ए लिमिट क्या आ गई, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी 2,000। 50% ऑफ सैलरी लेंगे या 40% ऑफ सैलरी लेंगे, अभी तो अमृतसर में ही है, तो 60,000 का 40% 24,000 रुपये, ये अपना बी आ गया। सी क्या है, अमाउंट ऑफ HRA, तो इन सब का लोअर क्या आ गया, 2,000 रुपये, तो 2,000 रुपये की डिडक्शन मिल जाएगी। टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा 12,000 माइनस 2,000 10,000। फिर नवंबर के महीने की कैलकुलेशन करते हैं। नवंबर के महीने में कितना HRA मिल रहा है, यहां पर अब HRA मिलता है 3,000 रुपये पर मंथ, तो अमाउंट ऑफ HRA आ गया 3,000। रेंट पे कितना किया है इस पीरियड में, रेंट है 4,000। टेन % ऑफ सैलरी वो कितना है, नवंबर के महीने में सैलरी आ रही है 30,000 पर मंथ, तो 10% ऑफ 30,000, तो ये आ जाएगा 3,000, तो 4,000 माइनस 3,000, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी क्या आ जाएगा, 1,000 रुपये। 40% ऑफ सैलरी लेंगे या 50, अभी अमृतसर में ही है, तो 40% ऑफ सैलरी है 30,000, उसका 40% 12,000, और HRA का अमाउंट कितना मिला है, 3,000 रुपये, तो लोअर की एग्जेम्पशन मिल जाएगी 1,000 रुपये की। तो टैक्सेबल अमाउंट कितना आ जाएगा, 3,000 माइनस 1,000 रुपये 2,000 रुपये। फिर दिसंबर से जनवरी महीने की कैलकुलेशन, HRA कितना मिल रहा है इस पीरियड में, दिसंबर से जनवरी 3,000 पर मंथ, रेंट पे कितना किया जा रहा है इस पीरियड में, दिसंबर से जनवरी 7,000 पर मंथ, तो 7,000 इंटू 2 14,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो सैलरी कितनी आ रही है इस पीरियड की, 30,000 रुपये मिल रही है, 30,000 इंटू 2 60,000 आ गया, तो 6,000 आ गया मेरा 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, यह आ जाएगा 8,000 रुपये। दिसंबर से जनवरी के दौरान कहाँ रह रहा है, अमृतसर में ही, तो 40% ऑफ सैलरी, 60,000 का 40% 24,000 बी आ गया। सी क्या है, अमाउंट ऑफ HRA 6,000 रुपये, तो लीस्ट ऑफ फॉलोइंग की मुझे एग्जेम्पशन मिल जाएगी, 6,000 रुपये की एग्जेम्पशन डिडक्शन मिल जाएगी। तो इस पीरियड का HRA का टैक्सेबल अमाउंट आ गया 6,000 माइनस 6,000 0। फिर फरवरी के महीने की कैलकुलेशन करेंगे। HRA कितना मिल रहा है, 3,000 पर मंथ, रेंट कितना पे किया जा रहा है, 7,000 पर मंथ, 10% ऑफ सैलरी क्या आएगा, सैलरी है 30,000, उसका 10% 3,000 आ जाएगा,
तो 7,000 माइनस 3,000 आ जाएगा 4,000। ये आ गया रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब 50% लेंगे या 40? फरवरी के महीने में कलकत्ता आ चुका है, तो 50% ऑफ सैलरी यहाँ पर लेंगे। तो सैलरी है 30,000, उसका 50% आ जाएगा 15,000। HRA कितना मिला है? 3,000। तो लोअर की मुझे डिडक्शन अलाउड होती है इन तीनों में से, तो 3,000 की मुझे डिडक्शन मिल जाएगी। और टैक्सेबल अमाउंट क्या आ जाएगा? 3,000 माइनस 3,000 0। टोटल टैक्सेबल अमाउंट, ये तो इन पीरियड का टैक्सेबल अमाउंट आया है, हमें तो पूरे साल का चाहिए फॉर कैलकुलेटिंग इनकम अंडर दैट सैलरी। तो 20,000 प्लस 10,000 प्लस 2,000 32,000 आ जाएगा HRA का टैक्सेबल अमाउंट। ग्रॉस सैलरी कितनी आ जाएगी? 2,80,000 प्लस 32,000 3,12,000। ग्रॉस सैलरी में से हम डिडक्शन देते हैं अंडर सेक्शन 16, जिसमें से एक तो आपको पता ही है स्टैंडर्ड डिडक्शन 16 बने वाली 50,000 रुपये। तो इनकम अंडर द हेड सैलरी आ जाएगी $3,12,000 माइनस 50,000, 2,62,000 आ गई इनकम अंडर द हेड सैलरी। आंसर चेक कर लेते हैं। $2,62,000 और HRA का टैक्सेबल अमाउंट कितना आ रहा है? 32,000। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये क्वेश्चन आप क्लास पूरी होने के बाद खुद भी निकाल के देखोगे, चाहो तो इसकी फोटो ले लो, ये आपके पास जो क्वेश्चंस हैं उसमें इलस्ट्रेशन 21 मिलेगा। देखिए ये क्वेश्चन करते हैं अब। मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड इन सेंट्रल गवर्नमेंट गेटिंग बेसिक पे ₹18,000 पर मंथ, डियरनेस अलाउंस 6,000 पर मंथ। तो डेटा लिखना स्टार्ट करते हैं। हमें निकालनी है इनकम अंडर द हेड सैलरी। या डेट्स दे रखी हैं तो टाइमलाइन ही बना लेते हैं। तो बेसिक सैलरी दी जा रही है $18,000 पर मंथ। डियरनेस अलाउंस दिया जा रहा है DA 6,000 पर मंथ। डियरनेस अलाउंस का वैसे मतलब होता है महंगाई भत्ता, कि अगर महंगाई बढ़ रही है इस वजह से हर साल आपको थोड़े और पैसे मिलने चाहिए, इसलिए उसका नाम रख दिया डियरनेस अलाउंस। एम्प्लॉयर हैज पेड चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 700 पर मंथ। तो एक चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी मिल रहा है। $700 पर मंथ पर चाइल्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2020। 1 सितंबर 2020 से मिल रहा है। एंड हॉस्टल अलाउंस ऑफ ₹1,000 पर मंथ। हॉस्टल अलाउंस भी मिल रहा है। वो कितना है? 1,000 पर मंथ विद इफेक्ट फ्रॉम
October 2020. एम्प्लॉयर हैज पेड ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी दिया है। $1700 पर मंथ, डेटा लिख रहे हैं अभी तो, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर 2020। उसके बाद आ रहा है एम्प्लॉयर हैज पेड हाउस रेंट अलाउंस ₹5,000 पर मंथ विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021। तो HRA भी दिया जा रहा है, कितना? 5,000 पर मंथ। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021। द एम्प्लॉय हैज रिजाइंड फ्रॉम 1 फरवरी 2021। 1 फरवरी 2021 से तो उसने रिजाइन कर दिया, उसके बाद तो कुछ मिलेगा नहीं। एंड हैज टेकन अप अ न्यू जॉब, अच्छा नई जॉब ले ली तो फिर इनकम अंडर दैट सैलरी वहां से मिलनी शुरू हो जाएगी, लेकिन 1 मार्च 2021 से। यानी इस पीरियड में उसे कुछ नहीं मिलेगा। ही इज गेटिंग बेसिक पे 27,000 पर मंथ एंड HRA 4,000 पर मंथ। तो न्यू जॉब पर उसे क्या क्या मिलेगा? यहां तक थी ओल्ड जॉब, उसके बाद आ रही है न्यू जॉब। तो न्यू जॉब पे उसे 27,000 पर मंथ की बेसिक सैलरी मिलेगी एंड हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा 4,000 पर मंथ। उसके अलावा और उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। हमें निकालनी है इनकम अंडर द हेड सैलरी। किसी भी एम्प्लॉयर से मिले सैलरी हेड में तो आएगी, जॉब चेंज कर रहा है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सैलरी हेड में ही चार्जिंग होगी। चलिए, तो कैलकुलेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड सैलरी। सबसे पहले बेसिक सैलरी, $18,000 पर मंथ मिल रहे हैं 1 फरवरी तक। तो 18,000 इंटू 10 महीनों के लिए, प्लस उसके बाद कितनी हो जाती है बेसिक सैलरी नए एम्प्लॉय के पास, नए एम्प्लॉयर के पास 27,000 पर मंथ। ये तो एक ही महीने के लिए मिली है बस, तो बेसिक पे आ जाएगी मेरी 18,000 इंटू 10 प्लस 27,000 इंटू 1, 2,07,000। और क्या मिला है? बेसिक सैलरी हमने लिख ली, DA मिला है सिर्फ पुराने एम्प्लॉयर से, कितना? 6,000 पर मंथ। 10 महीनों के लिए मिला होगा, नए एम्प्लॉयर से तो मिल नहीं रहा। ये आ गया 60,000। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है, कितने का? 700 पर मंथ। कुछ नहीं बोला तो एक ही चाइल्ड मान के चल रहे हैं, इनफैक्ट लिखा भी हुआ है फॉर 1 चाइल्ड। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 700 पर मंथ
उसमें से कितना एग्जेम्प्ट है, 100 पर मंथ, तो बैलेंस 600 पर मंथ टैक्सेबल हो जाएगा। हमें तो टैक्सेबल अमाउंट निकालना है कितने महीनों के लिए, कब से मिला चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, 1 सितंबर से, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 1 फरवरी से तो रिजाइन कर दिया, 6 महीने का मिलेगा। तो 600 इंटू 6, 3600 आ गया चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का टैक्सेबल अमाउंट। हॉस्टल अलाउंस भी मिल रहा है 1000 पर मंथ का, इसमें से 300 एग्जेम्प्ट हो जाता है पर मंथ, 700 पर मंथ टैक्सेबल। कब से मिलना शुरू हुआ है ये, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीनों के लिए मिला है, तो 3500 आ जाएगा। हॉस्टल अलाउंस, आगे चलते, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला है 1700 पर मंथ। ट्रांसपोर्ट अलाउंस सिर्फ हैंडीकैप्ड एम्प्लॉयज के लिए एग्जेम्प्ट होता है, बाकियों के लिए तो फुली टैक्सेबल है। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1700 पर मंथ पूरी तरह से टैक्सेबल हो जाएगा, ये मानते हुए कि हैंडीकैप्ड एम्प्लॉई नहीं है। तो 1700 पर मंथ कितने महीनों के लिए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीनों के लिए, या इनफैक्ट 3 महीने, 1 फरवरी से तो रिटायर हो गया ना, यहां पे भी 4 महीने ही आएगा, फरवरी में तो रिटायर ही हो रहा है। और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 महीने, फरवरी में तो रिटायर ही हो रहा है ना, तो फरवरी महीना नहीं लेंगे। तो 600 इंटू 5, 3000, 700 इंटू 4, 2800, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1700 इंटू 3, 5100। उसके बाद आ रहा है HRA भी मिल रहा है, हाउस रेंट अलाउंस, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2021 से मिल रहा है, और 1 फरवरी को वो रिजाइन दे रहा है, तो एक ही महीने की हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी पुराने एम्प्लॉयर के पास, और फरवरी में कुछ नहीं मिल रहा, मार्च में नए एम्प्लॉयर के पास, तो जनवरी और मार्च की 2 कैलकुलेशन मुझे अलग अलग करनी है। टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकलता है HRA का, अमाउंट ऑफ HRA, उसमें से रिड्यूस कर दो लोअर ऑफ फॉलोइंग। ए क्या था, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, बी क्या है, 40% या 50% ऑफ सैलरी, कुछ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई बताया है नहीं, तो मैं नॉर्मल 40% ऑफ सैलरी देके चलूंगा। और सी क्या है, अमाउंट ऑफ HRA। जनवरी महीने के लिए कैलकुलेशन करते हैं पहले, कितना HRA मिला है, 5000 पर मंथ, तो मैंने लिख दिया 5000। रेंट पे कितना किया है, कुछ बताया, एम्प्लॉयर हैज पेड हाउस रेंट अलाउंस, एम्प्लॉय ने तो कोई रेंट पे ही नहीं किया, तो कोई रेंट पे ही नहीं करेगा, तो यही 0 आ जाएगा।
टैक्सेबल अमाउंट क्या आ जाएगा 5,000, ये तो बहुत आसान हो गया। इसी तरह से मार्च के महीने में HRA कितना मिल रहा है 4,000 पर मंथ, और रेंट कुछ पे ही नहीं किया तो यही क्या आ जाएगा 0। तो टैक्सेबल अमाउंट ऑफ HRA आ गया 9,000। इनकम अंडर द हेड सैलरी कितना आ जाएगा, ग्रॉस सैलरी अगर मैं निकालूं 2,07,000 प्लस 60,000 प्लस 3,000 प्लस 2,800 प्लस 5,100 प्लस 9,000, 2,86,900। ये आ गई हमारी ग्रोस सैलरी। इसमें से 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे तो हमारी आ जाएगी इनकम अंडर द हेड सैलरी। आंसर चेक कर लेते हैं, 286,900 ग्रोस सैलरी आ गई। तो इसी के साथ ही हमारे अलाउंसेस फिनिश हुए। अलाउंसेस के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। फोर्थ पॉइंट अब आपको समझ में आ जाएगा, पढ़ते हैं क्या। While calculating taxable amount in case of HRA, whenever any change arises in the amount of HRA या रेंट पेड या HRA के लिए जो भी चीज़ें चाहिए हमें, उसमें किसी में भी कुछ बदलाव आ गया, चाहे वो अमाउंट ऑफ HRA में बदलाव आया हो, रेंट पेड में बदलाव आया हो, या लोकेशन ऑफ हाउस में बदलाव आया हो, या अमाउंट ऑफ सैलरी में बदलाव आया हो, देन सेपरेट कैलकुलेशन शैल बी मेड फॉर ईच सच चेंज। जैसे हमने वो बड़े वाला क्वेश्चन करा था। For example, during the financial year, Mr. X receives HRA of rupees 10,000 per month. Amount of HRA has been increased to 12,000 per month with effect from 1st August. Now, for determining taxable amount of HRA, two separate calculations shall be made. One for the period starting from 1st April to 31st July, and another for the period starting from 1st August to 31st March. तो ये थे अपने अलाउंसेस। 3 कैटेगरी हमने बनाई, एक फुली एग्जेम्प्ट जिसमें जितना भी अमाउंट मिलेगा सारा का सारा क्या हो जाएगा एग्जेम्प्ट, एक पार्टली एग्जेम्प्ट पार्टली टैक्सेबल जिसमें ऑफिशियल पर्पस अलाउंस का टैक्सेबल अमाउंट निकालने का तरीका अलग है, पर्सनल पर्पस अलाउंस का टैक्सेबल अमाउंट निकालने का तरीका अलग है। उसके बाद आते हैं अपने रेस्ट केसेस। इसके अलावा जो भी अलाउंस बच के, डियरनेस अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, टिफिन अलाउंस या कोई भी अलाउंस, तो वो पूरी तरह से टैक्सेबल होगा। जो भी अमाउंट ऑफ अलाउंस होगा दैट विल डायरेक्टली बी इंक्लूडेड इन द अमाउंट ऑफ ग्रॉस सैलरी। अच्छा, एक चीज देखो, पर्सनल पर्पस अलाउंस में क्या एम्प्लॉय ने कितना खर्चा किया उससे कोई लेना देना है हमें। सिर्फ HRA में आता है उसने कितना खर्चा किया, रेंट पेड। उसके अलावा किसी अलाउंस में अगर एम्प्लॉय कोई खर्चा नहीं भी करता तो भी उसे एग्जेम्पशन मिल जाएगी। यहां पर लिमिट स्पेसिफाइड निकालने में ये थोड़ी ना आ रहा है कि अमाउंट रिसीव्ड माइनस अमाउंट स्पेंट, खर्चा करे या ना करे इससे कोई लेना देना नहीं है। तो सिर्फ HRA में आता है कि रेंट पे किया है तो ही एग्जेम्पशन मिलेगी। इसके अलावा बाकी बचे अलाउंस, फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में बच्चे अगर पढ़ भी नहीं रहे तो भी एग्जेम्पशन मिल जाएगी। 100 पर मंथ फिक्स्ड डिडक्शन है इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड। तो ये लिख लो अगर आपको कंफ्यूजन हो तो, कि पर्सनल पर्पस अलाउंसेस के केस में डिडक्शन या एग्जेम्पशन इज अलाउड इवन इफ या इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड। हालांकि HRA में रेंट पे नहीं किया तो डिडक्शन नहीं मिलती। चलिए, तो हम क्या क्या फिनिश कर चुके हैं अपने चैप्टर में। बेसिक सैलरी का टॉपिक फिनिश कर चुके हैं, ग्रॉस सैलरी हम निकाल रहे हैं, कमीशन फिनिश कर चुके हैं, बोनस अलाउंसेस फिनिश कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में रिटायरमेंट बेनिफिट्स स्टार्ट करेंगे। उम्मीद होगी कि नेक्स्ट क्लास में ही इसे फिनिश कर दिया जाए, फिर अपना सिर्फ परक्विजिट्स रह जाएगा। तो नेक्स्ट 2 क्लासेस में मान के चलते रिटायरमेंट बेनिफिट चलेगा, उसके बाद परक्विजिट्स स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक का अच्छे से पढ़ लीजिए। गुड बाय, टेक केयर।